जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत साहू स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज इसी गाने का सबसे बढ़िया उदाहरण इतिहास के पन्नों से खोजकर आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए किस तरीके से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और कैसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस रणनीति के तहत और क्या कमजोरी रही पृथ्वीराज चौहान की, आज हम इतिहास से ये सबक सीखने वाले हैं। देखिएगा, इससे पहले हमने हिस्ट्री की सीरीज में, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम ने पहला मुस्लिम आक्रमण किया, उसके बाद महमूद गजनवी आया और गजनवी के बाद अब यह मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। पहले हम बोर्ड पर देखते हैं। देखिएगा, ये हमारा भारत का मैप है और इसमें ये नेपाल है, इधर भूटान है, उधर ये चाइना की सीमा लगी हुई है, जैसा कि आपको जानकारी है। थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं। हम इतिहास के टाइम पर चलते हैं। हम लगभग 1173 के टाइम पर चलते हैं, 1173-75 के समय पर। ये भारत है और ये इस टाइम जो दिल्ली है, यहाँ पे ये अजमेर, यहाँ पर अजमेर और दिल्ली, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। एक्चुअली अजमेर पे पृथ्वीराज चौहान का राज्य था और यहाँ पर ये दिल्ली, एक्चुअली क्या है कि पृथ्वीराज चौहान के जो पिताजी हैं उनकी ससुराल दिल्ली में थी। तो पृथ्वीराज चौहान के जो नाना जी हुए, उनके यहाँ पे कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान के नाना जी ने भी यह दिल्ली का पूरा राज्य पृथ्वीराज चौहान को ही दे दिया था। तो यह अजमेर और दिल्ली से लेकर के पूरा राज्य पृथ्वीराज चौहान के ही राज्य में, साम्राज्य में आ गया था। इसके बाद यहाँ पर ये वर्तमान उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर भी ये कन्नौज है और यहाँ का शासक जयचंद हुए जो कि गढ़वाल वंश के थे और इनकी पुत्री का नाम संयोगिता था, जिनका संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रसिद्ध प्रेम कथा के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। चंद्रवरदाई में ऐसा जिक्र आया है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम विवाह हुआ था। इसके बाद ये गुजरात में चालुक्य वंश का शासन हुआ करता था उस समय, जिसके शासक भीमद्वितीय या मूलराज द्वितीय थे। ये एक ही बंदे हैं और इनका नाम भीमद्वितीय या मूलराज द्वितीय आता है। इस प्रकार यहाँ पर ये पंजाब का एरिया था, ये मुल्तान, गौरी ने प्रथम आक्रमण मुल्तान पर ही किया, तभी हम पढ़ेंगे। ये सिंध का राज्य है, पूरा सिंध। इस तरीके से आप यहाँ पर देखिएगा, ये इधर ये गजनी वाला एरिया था, गजनी, जो कि महमूद गजनवी ने भी यहीं से आक्रमण किए थे और गौरी ने भी यहीं से किए हैं। और इधर ये गौर प्रदेश। हम बात करते हैं कि जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए, भारत पर आक्रमण करने के बाद जब वह चला गया, दोस्तों महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, इन दोनों ने ही आक्रमण भारत पर किए हैं, परंतु दोनों में विशेष अंतर भी है। यहाँ पर महमूद गजनवी ने केवल, उसका उद्देश्य केवल एक ही था, केवल लूटपाट करना, भारत को जो धन दौलत है वह केवल उसकी लूटपाट करता था और उसे वही उसका उद्देश्य भी था। लेकिन मोहम्मद गौरी का उद्देश्य ये नहीं था। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था भारत की सीमा तक। इस प्रकार ये गजनी, जहाँ से उसने राज्य किया था, आक्रमण किया था, और इसके बाद जैसे ही जब महमूद गजनवी की जब मृत्यु हो जाती है, तब ये पूरा राज्य, उसके बाद आने वाली जो पीढ़ियाँ होती है वह उतने अच्छे से उसको हैंडल नहीं कर पाती हैं, उसके साम्राज्य इतने अच्छे ढंग से वह चला नहीं पाते हैं। तो उसके कारण विभिन्न छोटे साम्राज्य, राज्य निकल कर उभर कर आते हैं और वे स्वतंत्र होने लगते हैं। उसी में से एक हुआ है गौर प्रदेश। और ये जो गौर प्रदेश हुआ है, अब हम इस गौर प्रदेश के बारे में जानें तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन हसन नाम का एक राजा हुआ, शासक हुआ, जिसके 6 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र हुआ मोहम्मद गौरी और उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में। आइए देखिए, मोहम्मद गौरी के पिता कुतुबुद्दीन हसन हुए, इनके 6 पुत्र हुए थे। सभी 6 पुत्रों को जब इन्होंने बराबर राज्य दे दिया था, इनका बंटवारा वगैरह कर दिया था, इसके बाद हम मोहम्मद गौरी के बारे में बात करते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर फिर आक्रमण किया। तो विशेष तौर पर इसका कारण रहा मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। यह भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना चाहता था। ये गौर प्रदेश है, गौर प्रदेश से सीधा गजनी लगभग 200 मील की दूरी पर है, तो ये इसकी राजधानी हुई। तो यहाँ से माध्यम से ये गजनी से ही हैंडल करता था, इसकी राजधानी थी। प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया इसने ये प्रथम आक्रमण। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से
मुल्तान पर किया पहला आक्रमण, तो यहाँ पर इसको विजय मिली। यहाँ मुल्तान पर आक्रमण करता है तो यहाँ पे ये जीत जाता है। जब ये जीत जाता है तो इसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तो फिर मुल्तान के बाद ये इसका दूसरा आक्रमण होता है 1178 में, लगभग 3 साल बाद यह गुजरात पर आक्रमण करता है। ये मुल्तान से होते हुए सिंध में प्रवेश करते हुए यहाँ गुजरात वाले एरिया पर 1178 में आक्रमण करता है, जिसके शासक चालुक्य वंश के शासक हुआ करते थे भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। दोस्तों, प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया और दूसरा आक्रमण गुजरात पर करता है। लेकिन जब ये गुजरात पर आक्रमण किया तो यहाँ पर उसको हार का सामना करना पड़ता है, पराजय का सामना करना पड़ता है। भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी का यहाँ पर भीषण युद्ध होता है, जिसमें गौरी की बहुत बुरी तरह से यहाँ पर पराजय होती है और वह सीधा यहाँ से भाग करके वापस गजनी और गौर प्रदेश चला जाता है। तो यहाँ पर यह इसकी प्रथम पराजय होती है। यदि क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय कब हुई, तो 1178 में हुई। किस युद्ध में हुई? बोले गुजरात में, जो उसने युद्ध किया था, गुजरात जब आक्रमण किया था 1178 में, तो वहाँ पर उसकी प्रथम पराजय हुई। इसके बाद ये यहाँ से फिर रणनीति बनाता है कि अब किस तरीके से भारत में प्रवेश किया जाए। तो वह देखता है कि यदि हम यहाँ से पंजाब वाले एरिया में पहुँच जाएं, तो यह पंजाब वाले एरिया से होता हुआ इसको जीतते हुए यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का पूरा राज्य था, ये अजमेर से लेकर दिल्ली तक। तो उनकी जैसे इसने पंजाब वाले एरिया पर अधिकार कर लिया था, तो पृथ्वीराज चौहान की सीमा और गौरी की सीमा टकराने लगती है। यहाँ से टकराने लगती हैं। तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य भी युद्ध होता है। चूंकि ये पृथ्वीराज चौहान की सीमा टकराने लगती है, तो इसके बाद ये चालुक्य वंश और यहाँ पर कन्नौज, पृथ्वीराज चौहान चूंकि बहुत ही शक्तिशाली राजा थे उस समय, तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, तो यहाँ पर ये गौरी जब आक्रमण करता है तो भीषण युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान इससे बहुत भीषण युद्ध करते हैं। और इसमें ऐसा बताया जाता है कि उसमें मोहम्मद गौरी जो होता है उसमें भाला लग जाता है, भाला से बहुत बुरी तरीके से वह जख्मी हो जाता है। तो फिर उसकी यहाँ पे पराजय हो जाती है और वो रणभूमि छोड़ करके भाग जाता है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, योद्धा थे और वह राजपूत राजा थे, तो वह ऐसा मानते थे कि भागते हुए कायर की पीठ में कभी राजपूत वार नहीं किया करते हैं, तो उन्होंने उसको जीवित छोड़ दिया और वह भाग गया था। लेकिन इस पराजय को वह सहन नहीं कर सका और वह कहता था कि जब तक मैं पृथ्वीराज चौहान को पराजित नहीं कर दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वह रणनीति बनाता रहा। वह 1 साल तक उसने पूरी रणनीति बनाई, पूरे सैनिक इकट्ठे किए, लेकिन यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने इतना उस पर ध्यान नहीं दिया। यह नॉर्मल तरीके से ही, जिस तरीके से नॉर्मल तरीके से रहते थे उसी तरीके से उन्होंने विशेष ज़्यादा इस पर विचार मंथन नहीं किया। परंतु ये चालुक्य वंश से इनके बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, इनसे भी इनकी लड़ाई चलती रहती थी। और यहाँ पर जयचंद या कन्नौज का शासक जयचंद था, जयचंद की पुत्री संयोगिता, तो संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच में प्रेम विवाह हुआ। तो जब प्रेम विवाह हुआ था तो इस कारण जयचंद बहुत ही क्रुद्ध हो गया था, बहुत ही नाराज हो गया था, पृथ्वीराज चौहान से इसका बदला लेना चाहता था। जब इससे बदला लेना चाहता था तब जयचंद केवल अवसर देख रहा था कि किस प्रकार मैं पृथ्वीराज चौहान से इस अपमान का बदला लूं। दोस्तों, 1192 में अगले ही वर्ष मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर दोबारा से आक्रमण किया। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी, मोहम्मद गौरी। तो यहाँ पर चूंकि पृथ्वीराज चौहान को उनकी कोई पहले से कोई भीषण इसकी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन गौरी पूरी तैयारी के साथ आया था और यहाँ पर किसी का भी उनको सपोर्ट भी नहीं मिला था और इस तरीके से मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया जाता है। यहाँ पर उनको किसी भी राज्य का सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि सब अपना अपना चाह रहे थे। यहाँ पर केवल यही हमारे इतिहास से यही हमारी कमजोरी रही है कि भारत में जो शक्तियाँ थीं वह आपस में संगठित नहीं थीं। वह केवल अपने बारे में चाहती थी, अपने बारे में सोचती थी। वह पास वाला या जो पड़ोसी राज्य हैं उसका हित नहीं चाहती थी, वह ये चाहती थी कि मुझसे आगे ना निकल जाए। यही कमजोरी रही हमारी, जिससे हमारे दुश्मन ने हम पर आक्रमण किया और हमको पराजित भी किया। इस प्रकार पूरे भारत पर मुस्लिमों ने
हम पर अधिकार भी किया। देखिएगा, यह तराइन का द्वितीय युद्ध है और ये इतिहास का परिवर्तनकारी युद्ध कहा जाता है। यदि ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत जाते तो आज हमारा इतिहास ही कुछ और होता। आज हम इस बारे में नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि यहाँ से ही पूरी रूपरेखा जम जाती है आगे दिल्ली सल्तनत को लेकर के, फिर इनके बाद मुगल वगैरह, ये सब यहीं से हैं। ये इसलिए परिवर्तनकारी युद्ध भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, जब ये पावरफुल राजा तो यही थे पृथ्वीराज चौहान, जब गौरी इनको जीत लेता है तो इधर तो केवल यही बचते हैं, तो ये इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ करते थे। फिर गौरी ने सोचा कि बस इतना तो मेरा पूरा अधिकार हो ही गया है। एक बात और, ऐसा अनेक किताबों में हमें मिलता है कि कहीं पर मिलता है कि गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को युद्ध भूमि में ही हत्या कर देता है, उनकी मार देता है, या कहीं ऐसा मिलता है कि वह उनको बंदी बना लेता है। और पृथ्वीराज चौहान के जो चंद्रवरदाई थे, उनके मित्र भी थे, काफ़ी अच्छे मित्र हैं चंद्रवरदाई, उनकी एक पुस्तक है, उनकी एक रचना है पृथ्वीराज रासो। उसमें ऐसा जिक्र आता है कि पृथ्वीराज चौहान की गौरी ने दोनों आंखें निकाल दी थी, आंखें फोड़ दी थी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के सामने वह एक विद्या जानते थे जो कि शब्दवेदी बाण की विद्या, शब्द सुनकर के वह बाण चला देते थे। ऐसे जब चंद्रवरदाई के द्वारा गौरी को बताया जाता है कि इनके पास यह विद्या है, तो वह बहुत उत्साहित होता है और वह ये कला देखना चाहता है। चूंकि पृथ्वीराज चौहान तो अंधे हो ही गए थे, तो उनके द्वारा ये प्रतियोगिता रखी जाती है, उसमें वह देखना चाहता है। तो ऊपर सिंहासन पर वह बैठ जाता है और चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान नीचे खड़े रहते हैं, धनुष बाण उनके हाथ में रहता है। जब वह बाण चलाते हैं, चूंकि संकेत में चंद्रवरदाई उनको बता देता है कि गौरी कहाँ पर बैठा हुआ है, इस प्रकार वह तीर चला करके गौरी को भी मार देते हैं। और इधर चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे में कटार घोंप करके वहीं पर मर जाते हैं, उनकी आत्महत्या वह कर लेते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि मरने के बाद शत्रु उनके शरीर के साथ कुछ भी कुकृत्य करे। लेकिन यदि ऐसा सत्य है तो फिर यदि इनकी मृत्यु साथ में हुई है, तो फिर 1194 में गौरी ने फिर कैसे युद्ध किया। लेकिन ये इतिहास है, हम जो भी जिस तरीके से आता है हम उसको पढ़ते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसी में यही आपको जानना चाहिए कि यहाँ पे 1192 में उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन हमें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इसलिए आपको केवल जानकारी के लिए मैंने आपको ऐसा बताया। लेकिन यहाँ पर 1192 में ही उनकी हत्या मानी जाती है। इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध, यहाँ पर चंदावर नाम की जगह है, तो जयचंद के साथ गौरी का युद्ध होता है, जिसमें जयचंद की पराजय हो जाती है और गौरी की विजय हो जाती है। ये इस एरिया को भी ये जीत करके वापस इस रास्ते से गजनी और गजनी से गौर प्रदेश चला जाता है। जब गौरी वापस गौर प्रदेश चला जाता है, इसके बाद वहाँ पर वह साम्राज्य विस्तार करता है, और वहाँ पर वह इसके बाद दोबारा से वह गौरी अंतिम बार भारत में 1205 ईस्वी में आता है। 1205 ईस्वी में जब ये आता है, और इसके बाद जब 1206 में वापस जब ये गौर प्रदेश जा रहा होता है, तो लौटते समय 15 मार्च 1206 को उसकी खोखर एक जनजाति है, उनसे उसके जीवन का ये अंतिम युद्ध होता है। खोखरों के विरुद्ध 1206 में मोहम्मद गौरी का अंतिम युद्ध लड़ा जाता है। उसके जीवन का ये अंतिम युद्ध होता है, और इस युद्ध के दौरान खोखरों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। रास्ते में ही उसकी हत्या भी कर दी जाती है, और इस तरीके से मोहम्मद गौरी यहाँ पर समाप्त हो जाता है, वह उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कुछ और जानकारी देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी प्रमुख सेनापति थे। मोहम्मद गौरी के प्रमुख सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी थे। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर अरबी भाषा में कलमा लिखा हुआ मिला है। क्वेश्चन आएगा कि किस मुस्लिम शासक के समय पर ऐसे सिक्के मिले हैं जिन पर माँ देवी लक्ष्मी की आकृति देखने को मिली है, तो आपका आंसर होगा मोहम्मद गौरी के टाइम पर ये सिक्के देखने को मिले हैं। दोस्तों, इस तरीके से आपको मध्यकालीन इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पर मोहम्मद गौरी के बारे में समझाने का पूरा प्रयास किया है, और आप इसके बारे में बहुत अच्छे से मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं,
और इसके बाद दोस्तों बहुत अच्छे से आप प्रयास भी कीजिए और आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और आप यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे मार्गदर्शन भी देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।